नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात अयोध्या में बन रहे भव्य और विराट राम मंदिर की, जो 2 साल की अथक मेहनत के बाद दिव्य रूप में निखर रहा है। राम मंदिर किस रूप में आकार ले रहा है दिखाएंगे, बताएंगे आपको कि कब कर पाएंगे आप भव्य और दिव्य मंदिर के दर्शन। विश्लेषण में आगे बात होगी गोला में भगवा गोलबंदी की, क्योंकि गोला उपचुनाव के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। और आगे बात होगी नेताजी के बिना कैसे मनी सैफई की दिवाली। तो कहीं मत जाइए, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। और अब बात सैफई की। नेताजी के जाने के बाद पहली दिवाली थी। सैफई में दीप भी जले, लेकिन रौनक गायब थी। दिवाली के मौके पर अखिलेश यादव ने नेताजी मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पर दिया जलाया। परिवार के अन्य सदस्यों ने दीप रोशन किया। इस दौरान सैफई के तमाम ग्रामीणों ने भी दीप जलाए, समाधि स्थल की परिक्रमा की। फिर नेताजी अमर रहे के नारे लगे। और इस बीच नेताजी को श्रद्धांजलि देने के तमाम लोग पहुंचते रहे। इनमें नेता भी हैं, समर्थक भी हैं। नेताजी जनता के सेवक थे। सैफई के अभिभावक थे और मुलायम सियासत में लंबी दौड़ के धावक थे। नेताजी का यूं जाना सियासत में वो शून्य छोड़ गया जिसे भर पाना आसान नहीं। इस बीच सैफई में नेताजी को श्रद्धांजलि देने बड़े बड़े नेता पहुंच रहे। समाजवाद के वो समर्थक पहुंच रहे जिनका नेताजी से जुड़ाव था, एक लगाव था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने सैफई पहुंचकर नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अखिलेश यादव से मुलाकात की, उन्हें ढांढस बंधाया। सियासत में कितने ही नेता आते हैं जाते हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव हो जाना क्या होता है, इन तस्वीरों से समझिए। नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में समर्थक सैफई पहुंच रहे हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो काफी बुजुर्ग हैं, लेकिन फिर भी नेताजी को श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे। नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचने वालों में ये महिलाएं भी हैं। अखिलेश यादव सभी को रिसीव कर रहे, खुद को संभाल रहे और समर्थकों को भी। लेकिन नेताजी के बिना एक मायूसी है जो जाती नहीं। ये मायूसी सिर्फ समर्थकों के चेहरे पर नहीं, बल्कि पूरी सैफई में है। नेताजी के जाने के बाद सैफई में पहली दिवाली थी, लेकिन दिवाली के त्योहार से रौनक गायब थी। दिवाली के मौके पर अखिलेश यादव ने समाधि स्थल पर जाकर दीप प्रज्वलित किया, नेताजी को नमन किया। इस दौरान परिवार के बाकी सदस्यों ने भी दीप जलाकर नेताजी को नमन किया। सैफई के तमाम लोग नेताजी की समाधि स्थल पर पहुंचे, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए, नेताजी की समाधि की परिक्रमा की और फिर माहौल नेताजी अमर रहे के नारों से गूंज उठा। पुत्र मुलायम से अमर रहे, अमर रहे। पुत्र मुलायम से अमर रहे, अमर रहे। इससे पहले अखिलेश यादव ने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर किया जो सैफई का ही था, जिसमें सारस नजर आ रहे थे। जब तक मुलायम सिंह यादव जीवित थे, सैफई में दिवाली की अलग ही छटा दिखाई दी, लेकिन नेताजी के न रहने पर दिवाली की रौनक मंद पड़ गई है। नेताजी के चले जाने के बाद अखिलेश यादव की भूमिका बड़ी हो गई है। अब उनके कंधों पर समाजवाद को सियासत के उस शिखर पर स्थापित करने की जिम्मेदारी है, जिस शिखर पर मुलायम सिंह यादव समाजवाद को ले जाना चाहते थे। यही उम्मीद सैफई को भी है और तमाम सपा कार्यकर्ताओं को भी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पूरी दुनिया ने दीपोत्सव की भव्यता देखी, दिव्यता देखी। अब दुनिया विराट राम मंदिर का वैभव देखेगी।
आस्था के पथ पर वास्तुकला की अक्षर विरासत, जिसे सदियों तक सनातन संस्कृति का उद्घोष करेगी। अयोध्या की धरा पर भव्य और दिव्य राम मंदिर धीरे धीरे आकार ले रहा है। रामलला का भव्य मंदिर 3 फ्लोर का होगा, जिसके पहले फ्लोर का 50% का काम पूरा हो चुका है। दिसंबर तक ग्राउंड फ्लोर का काम पूरा होने की उम्मीद की जा रही है। अगले साल मकर संक्रांति पर मंदिर के गर्भगृह में रामलला विराजमान हो जाएंगे। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। विराट स्वरूप में निखर रहा रामलला का दरबार। दो 2024 में होंगे भव्य मंदिर के दीदार। मंगल भवन अमंगल, नव भव्य और दिव्य मंदिर के दर्शन। रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। नूतन से भी नव्य, भावनाओं से भी भव्य और दीपोत्सव की आभा से भी दिव्य प्रकाश में रामलला का दरबार आकार ले रहा है। ये उस विराट और भव्य मंदिर की शुरुआती तस्वीर है, जो धीरे धीरे भव्य मंदिर को धरा पर उतार रही है। राम जन्मभूमि पर निर्माण कार्य जारी है। ग्राउंड फ्लोर का 50% काम पूरा हो चुका है, जिसके शिखर पर लहराता भगवा ध्वज राम मंदिर की अलौकिकता का बखान कर रहा है। दीपोत्सव के दिन जब पीएम मोदी अयोध्या पहुंचे थे, तो उन्होंने खुद मंदिर के निर्माण कार्य का जायजा लिया था, जिन्होंने कहा था ये आध्यात्मिक पुनर्जागरण का प्रतिबिंब है। आज अयोध्या नगरी भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के स्वर्णिम अध्याय का प्रतिबिंब है। एबीपी गंगा की टीम ने मंदिर परिसर और निर्माण कार्य का जायजा लिया। पिछले 2 साल में मंदिर परिसर का नजारा बदल गया है। और यहाँ से आपको अगर मंदिर की तस्वीर दिखाएं, जो गर्भगृह है वो आपको दिखाएं, तो ऊंचाई का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। वो जो शिखर ध्वज लहरा रहा है, तकरीबन 70 फीट की ऊंचाई अभी उसकी है। जब पूरी तरह से बनकर तैयार होगा तो ये जो ध्वज पताका है 161 फीट ऊंचाई पर ये लहराएगा। और हम इस वक्त जो पूरा ये मंदिर परिसर है वहीं मौजूद हैं, और यहाँ तमाम तरीके से, जिस तरीके से सुरक्षा के सारे इंतज़ाम, सेफ्टी नॉर्म्स क्या हैं वो भी लिखा हुआ है। इसका निर्माण एल&टी कर रही है, और हर एक सुरक्षा मानकों का भी अगर हम कहें तो पालन किया जा रहा है। अभी ग्राउंड फ्लोर का काम जारी है। अगर जमीन से देखें तो मंदिर के गर्भगृह के ऊपर लहराती पताका की ऊंचाई 70 मीटर है, जो पूरा मंदिर बन जाने के बाद 161 मीटर की ऊंचाई तक लहराएगी। ये पूरा मंदिर परिसर है और इसे पूरी तरह से विकसित किया जा रहा है, यानी तमाम सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर बनाया जाएगा। यहाँ आप देखिए, ये जो आपको ग्रेनाइट दिख रहा है, ग्रेनाइट मार्बल अभी दिख रहा है, लेकिन इसे पूरा भर दिया जाएगा और फिर यहाँ पर वही पत्थर लगाए जाएंगे, यानी यहाँ से वो पूरे पत्थर लगा दिए जाएंगे जिन पर नक्काशी हो रही है, और उसकी परिक्रमा भी, यानी ये पूरा परिक्रमा मार्ग भी रहेगा। कोई भी श्रद्धालु चाहे तो यहाँ से पूरी परिक्रमा कर सकता है। 161 फीट का ये जो है वो शिखर रहेगा, इसका शिखा ध्वज लहराएगा। जमीन तल से मंदिर के ग्राउंड फ्लोर की ऊंचाई कितनी है, इस बात से ही समझिए कि ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचने के लिए कुल 30 सीढ़ियां हैं। ग्राउंड फ्लोर पर नृत्य मंडप, रंग मंडप स्थापित है। इसके अलावा गूढ़ मंडप और कीर्तन मंडप भी बनाए गए हैं, जहां श्रद्धालु बैठक कर सकेंगे, प्रार्थना कर सकेंगे। मंदिर के चारों ओर परिक्रमा मार्ग भी बनाया गया है। ये रंग मंडप होगा, यानी दोनों तरफ, दाहिनी तरफ बाएं तरफ, दोनों तरफ मंदिर के ये रंग मंडप रहेगा। यहाँ पर लोग बैठ सकेंगे और फिर इधर से आप जाते हुए
श्रद्धालु भक्त जो हैं वो इधर जाएंगे इस तरफ। यहाँ ये भी एक मंडप यहाँ तैयार किया जा रहा है। ये भी मंदिर में आने वाले श्रद्धालु सिंह द्वार से प्रवेश करें। इसके बाद सीधे रास्ते से होते हुए श्रद्धालु गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। अब आपको गर्भगृह की वो तस्वीर भी दिखाते हैं जहां रामलला को स्थापित किया जाएगा। उनकी साल 2024 में मकर संक्रांति पर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मंदिर का जो मुख्य आकर्षण है गर्भगृह, जहां पर रामलला विराजमान रहेंगे, वो यही गर्भगृह रहेगा। और वो आप देखिए वहीं पर ये जो ध्वज पताका है, ये तकरीबन अभी 70 फीट की ऊंचाई है, लेकिन कुल 161 फीट की ऊंचाई पर ये ध्वज पताका लहराएगी। और इस तरीके से कुल 8 जो पिलर हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और खुद प्रधानमंत्री जब पहुँचे तो उन्होंने हर एक चीज़ का बारीकी से निरीक्षण किया, समीक्षा की, हर एक चीज़ को जांचा परखा। और यही तमाम सारे जो श्रद्धालु पहुँचेंगे दिसंबर 2023, अभी तक जो कहा जा रहा है कि ये तैयार होगा, मंदिर का जो ग्राउंड फ्लोर है वो दिसंबर 2023 ये पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। और जनवरी 2024 में जो रामलला की मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा यहीं पर की जाएगी, जहां पर ये अभी जो शिखा ध्वज फहरा रहा है। भगवान राम का निर्माणाधीन मंदिर 3 फ्लोर का होगा, जिसका निर्माण तेजी से जारी है। माना जा रहा कि इस साल दिसंबर तक ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट होने के बाद दूसरे और तीसरे फ्लोर का काम शुरू हो जाएगा। मंदिर का निर्माण कुल 57,400 स्क्वायर फीट में होगा। मंदिर की लंबाई 360 फीट होगी और चौड़ाई 235 फीट होगी। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट होगी। मंदिर में 3 फ्लोर होंगे, हर एक फ्लोर की ऊंचाई 20 फुट होगी। मंदिर में कुल 12 द्वार होंगे। कुल मिलाकर कहें तो मंदिर की भव्यता ऐसी होगी जिसे शब्दों में भी बयां नहीं किया जा सकता। मंदिर की नींव और बनावट इस तरह से की गई है ताकि मंदिर हजारों साल तक खड़ा रहे। प्रभु राम का मंदिर अयोध्या में भव्य रूप से बन रहा है, हजारों वर्षों के लिए बन रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने परसों स्वयं देखा है और आज आप सबके लिए उसको खोला गया है। आप देखेंगे कि मंदिर की जो बनावट है, मंदिर की जो काम करने का ढंग है, वो 10-20-50 साल 100 साल के लिए नहीं, हजारों वर्षों के लिए है और उत्कृष्ट कलाकृति का नमूना है। मंदिर में मकराना का मार्बल का इस्तेमाल किया जा रहा, जिसे तराश कर कुछ ऐसे तैयार किया गया है। तो जब मंदिर का मूर्त रूप लेगा तो एक अलग ही छटा नजर आएगी। अयोध्या से अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। और अब बात लखीमपुर की गोला फाइट की, जहां सत्ताधारी दल भाजपा और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला टाइट है। लखीमपुर की गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव को लेकर भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा लोकसभा चुनाव से पहले गोला उपचुनाव को प्रैक्टिस मैच की तरह देख रही है, जिसे वो जीतकर 2024 के लोकसभा चुनाव में मिशन 80 के अभियान का उद्घोष करना चाहती है। इसलिए भाजपा ने पार्टी के सभी दिग्गज नेताओं को गोला के चुनावी मैदान में उतारने का प्लान तैयार किया है। हालांकि बसपा और कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी न उतारने से भाजपा के लिए जीत इतनी आसान भी नहीं होने वाली। गोला के कुरुक्षेत्र में भाजपा की गोलबंदी। उपचुनाव के लिए भाजपा का दिग्गज दांव। भगवा प्लान तैयार, प्रचार होगा धुआंधार। लखीमपुर की गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव में भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। भाजपा का प्लान गोला गोकर्णनाथ विधानसभा क्षेत्र में तमाम मंत्रियों, नेताओं और पार्टी के बड़े पदाधिकारियों को उतारने का है। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने नानक मत्ता गुरुद्वारे जाकर मत्था टेका, जिसे उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल गोला गोकर्णनाथ सीट पर सिख समुदाय की आबादी निर्णायक भूमिका में है। हालांकि मंत्री जितिन प्रसाद कहते हैं उनके दौरे को सियासत या फिर उपचुनाव से जोड़कर देखना ठीक नहीं। मैं बचपन से आता रहा हूँ और मेरे परिवार का, मेरा खुद यहाँ बहुत जुड़ाव रहा है, तो आज मत्था टेकने आया हूँ। बिल्कुल निजी कार्यक्रम है, मगर बहुत अच्छा लगता है जब नानक मत्ता और दरबार में हाजिर होने का अवसर। दरअसल भाजपा ने जो प्लान तैयार किया है उसके मुताबिक बुधवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना गोला सीट पर प्रचार करेंगे। 27 अक्टूबर को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष
भूपेंद्र चौधरी लखीमपुर में डेरा डालेंगे। भूपेंद्र चौधरी 2 नवंबर तक लखीमपुर में रहकर ही चुनाव की कमान संभालेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी भाजपा प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले गोला गोकर्णनाथ सीट पर हो रहा उपचुनाव भाजपा के लिए बेहद जरूरी है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सैनी की भी बड़ी परीक्षा है। उधर जैसे जैसे उपचुनाव के मतदान की तारीख नजदीक आ रही, गोला गोकर्णनाथ क्षेत्र में सियासी गर्मी बढ़ने लगी है। भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी और सपा प्रत्याशी विनय तिवारी घर घर जाकर अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी का दावा है कि चुनाव में जीत उनकी ही होगी। आप लोग जानते हैं कि 3 तारीख सुनिश्चित करी गई है वोटिंग के लिए, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। उपचुनाव में जैसा खासकर देखा जाता है कि वोटिंग प्रतिशत गिर जाता है, मैं यही अपील करूंगा कि सब लोग उस परसेंटेज को बढ़ाकर रखें, भारी से भारी मत पड़ें और सब लोग मत डालने ज़रूर जाएं और ध्यान रखें कि कमल वाला बटन ही दबाएं। गोला गोकर्णनाथ सीट पर पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,06,520 है। महिला मतदाताओं की संख्या 1,84,881 है, जबकि कुल मतदाता 3,91,426 है, जो कि उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। गोला गोकर्णनाथ सीट पर कांग्रेस और बसपा ने प्रत्याशी नहीं उतारे, जिससे उपचुनाव में सियासी समीकरण दिलचस्प हो गया है। माना जा रहा कि इससे सपा को फायदा हो सकता है। हालांकि भाजपा ने गोला सीट पर सहानुभूति कार्ड खेला है, जो कि महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात उस लापरवाही की जिसने एक व्यक्ति की जान ले ली। खबर प्रयागराज से है, जहां एक निजी अस्पताल में एडमिट डेंगू के मरीज को कथित तौर पर प्लेटलेट्स की जगह मौसमी का जूस चढ़ा दिया गया। इस लापरवाही या फिर यूं कहें कि इस जुर्म ने मरीज की जान ले ली। इसके बाद हरकत में आया प्रशासन बुलडोजर एक्शन की तैयारी में है। नोटिस चस्पा कर दिया गया है। 3 दिन में जवाब मांगा गया और अगर जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो फिर बुलडोजर का एक्शन तय है। जिंदगी से खिलवाड़, अब होगा बुलडोजर इंसाफ। मरीज को चढ़ाया मौसमी जूस, जुर्म नहीं होगा माफ। 3 दिन में मांगा गया जवाब, फिर होगा पूरा हिसाब। संगम नगरी प्रयागराज में फर्जीवाड़े के मास्टर ने वो खेल किया है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। यहाँ डेंगू के मरीज को प्लेटलेट्स के नाम पर कथित तौर पर मौसमी का जूस चढ़ा दिया गया, जिससे मरीज की मौत हो गई। सर, हम लोग के साथ ये हुआ कि हमारे जीजा जी को 14 तारीख को हम लोगों ने एडमिट कराया ग्लोबल हॉस्पिटल में। उनको डेंगू हुआ था और 16 तारीख को हॉस्पिटल की तरफ से प्लेटलेट्स की डिमांड की 8 यूनिट। हम लोगों ने 3 यूनिट व्यवस्था की और 5 यूनिट हॉस्पिटल के जो ओनर हैं उन्होंने सतीश साहू से परिचय कराया और बोला कि ये आसानी से आपको दिलवा सकते हैं, ये यही काम करते हैं। इस मामले में प्रशासन ने 3 दिन पहले ही अस्पताल को सील कर दिया था। इसके अलावा 10 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और अब जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले अस्पताल को जमींदोज करने की तैयारी है। अस्पताल के बाहर नोटिस चस्पा किया गया है, 3 दिन में जवाब दो, नहीं तो बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के मुताबिक अस्पताल भवन का नक्शा पास नहीं हुआ। प्राधिकरण ने नोटिस चिपकाया, 3 दिन में हॉस्पिटल प्रबंधन से जवाब मांगा और संतोषजनक जवाब न मिलने पर बुलडोजर चल जाएगा। ये घटना 20 अक्टूबर की है, जब प्रयागराज के ग्लोबल हॉस्पिटल में एडमिट डेंगू से पीड़ित प्रदीप पांडे को प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ी। लेकिन प्रदीप पांडे के शरीर में प्लेटलेट्स के नाम पर जो चढ़ाया गया वो कथित रूप से मौसमी का जूस था। हालांकि इससे एसएसपी शैलेश पांडे का इनकार है। शैलेश पांडे के मुताबिक आरोपी प्लाज्मा को प्लेटलेट्स के नाम पर बेचते थे। पूछताछ में भी आरोपियों ने यही बात कबूल की है। इनसे जो पूछताछ अभी तक की गई है उससे ये जो तथ्य प्रकाश में आए हैं कि इनके द्वारा ब्लड बैंक से प्लाज्मा लिया जाता था और उस प्लाज्मा को डिफरेंट पाउचेज में ट्रांसफ़र करके उस पे प्लेटलेट्स का फर्जी स्टिकर लगा के ब्लड बैंक के नाम से, और ये ज़रूरतमंद जो मरीज होते थे उनके तीमारदारों को ये बेच दिया करते थे। जिलाधिकारी संजय खत्री के मुताबिक गिरोह के सदस्य ब्लड बैंक से प्लाज्मा हासिल करते थे, फिर हर पाउच से प्लाज्मा निकालकर 50-50 ml के पाउच बनाते थे, जिन्हें वो प्लेटलेट्स के रूप में बेच दिया करते थे।
जो प्रथम दृष्टया हमारे सामने बात आ रही है कि उस पाउच में किसी भी तरीके से मौसमी का जूस या अन्य कोई तत्व नहीं इकट्ठा किया जा सकता है। वो प्लाज्मा हो सकता है और उसमें प्लाज्मा की कोटिंग होने की वजह से अंदर कुछ ठोस तत्व दिखाई दे रहे हैं। इसकी आगे भी जांच की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में गिरोह के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से प्लाज्मा के 18 पाउच, 3 संदिग्ध प्लेटलेट्स और 1 लाख रुपए नगद, 3 दोपहिया वाहन और 13 मोबाइल फोन बरामद किए गए। अब सुनिए कि इस मामले में आरोपी क्या कह रहा। और मैं लैब में वर्क करता हूँ और मैं सर उसका पेशेंट का सीबीसी लगाना था मुझे, तो मैं सीबीसी लगाने के लिए मैं गया तो उसका लगाया तो मैं उसका प्लेटलेट 12,000 आया। तो उसका उसने जांच के लिए फिर बोला प्लेटलेट कहीं मिल नहीं रहा है, मुझे प्लेटलेट चाहिए। तो दिलीप भैया साथ में थे। फिलहाल अभी ये साफ नहीं कि मृतक प्रदीप पांडे को प्लेटलेट्स के नाम पर चढ़ाया गया क्या था। क्या वो मौसमी का जूस था या नहीं, नमूने को जांच के लिए लैब भेजा गया है। लेकिन ये साफ है कि जान से खिलवाड़ करने वाले ग्लोबल हॉस्पिटल पर बुलडोजर चलना तय है। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।